Hey guys, welcome to my YouTube channel. I am a first year MBBS student at KGMU मेडिकल कॉलेज। तो गाइज आज हम बात करेंगे पॉलीसाइथेमिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Polycythemia, it is nothing but the increase in RBC count above the normal value. And there are mainly two types of polycythemia, primary polycythemia and secondary polycythemia. First of all, we will discuss about secondary polycythemia. In the case of secondary polycythemia, the RBC count mainly rises to 6 to 7 million per millimeter cube of blood, और हम कह सकते हैं हमारी RBC का काउंट 30% बढ़ जाता है नॉर्मल वैल्यू से। और ये जो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है ये मेनली अकर होता है फिजियोलॉजिकल कॉज से, इसीलिए इसको हम फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया भी कहते हैं। अब हम सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के कॉज के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के कॉज के बारे में बात करें तो जो इसका पहला कॉज है कि जो भी पर्सन जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है पर्सन्स में हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होती है। और जब हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होती है तो उसको सेंस करने के बाद हमारी बॉडी में किडनी निकालती है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और जब हमको पता है कि एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोडक्शन को असिस्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो जब भी एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया का दूसरा कॉज है रीनल कैंसर। अगर बॉडी में रीनल कैंसर है तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। तो अगर किडनी में कैंसर है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जैसा कि एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के बाद हम बात करते हैं प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया की। तो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया के कुछ अदर नेम्स में जैसे कि पॉलीसाइथेमिया वेरा और एराइथेमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया में जो आरबीसी काउंट होता है वो 7 to 8 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब तक बढ़ सकता है, और इसमें हमारी जो हेमाटोक्रिट है वो 60 to 70% के आसपास आती है, जबकि हमारी जो नॉर्मल हेमाटोक्रिट होती है 40 to 45% होती है। जो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया होता है ये मेनली पैथोलॉजिकल होता है। अगर हम प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया के कॉज के बारे में देखें तो ये मेनली एक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब ये मेनली कैंसरस होता है। जब भी बोन मैरो में कैंसर होता है तब ये प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया होता है। तो अगर हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल बनाती हैं, अगर इनमें कोई भी जेनेटिक एब्रेशन या म्यूटेशन हो जाए तो ये फिर क्या करेंगी, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगी। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बॉडी में पहले से ही आरबीसी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तब भी ये आरबीसी के प्रोडक्शन को रोकेंगी नहीं, उसको इंक्रीज करती रहेंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट ज़्यादा हो जाएगा। एज जो हीमोसाइटोप्लास्टिक सेल्स होती हैं ये ब्लड सेल्स बनाती हैं, तो अगर इनमें कोई म्यूटेशन होगा तो जो ब्लड सेल्स में तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी आती हैं, तो इनके केस में डब्ल्यूबीसी का काउंट भी बढ़ जाएगा और प्लेटलेट्स का काउंट भी बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बॉडी में जो पॉलीसाइथेमिया हो रहा है तो इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे बॉडी में। अगर इफ़ेक्ट ऑफ पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो जो हमको पता है कि पॉलीसाइथेमिया के केस में जो आरबीसी का काउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब सेल्स काउंट बढ़ेगा तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, और जब विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज़ करेगी तो उसके कारण हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, जिसके कारण हमारा वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न कम होगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन पॉलीसाइथेमिया के केस में जो कार्डियक आउटपुट होता है वो मोर और लेस नॉर्मल रहता है, उसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलीसाइथेमिया के केस में विस्कोसिटी बढ़ने के साथ साथ जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। जब वो बढ़ेगा तो हमारा जो वेनस रिटर्न होता है वो उसको इंक्रीज़ कर देगा, और जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज़ कर देगा। तो विस्कोसिटी और ब्लड वॉल्यूम दोनों के अपोजिट इफेक्ट होने के कारण हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो मोर और लेस नॉर्मल रह जाएगा। अब हम दूसरे इफेक्ट की बात करें जो हमारा आर्टीरियल प्रेशर पे होता है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें आर्टीरियल प्रेशर की इन द केस ऑफ पॉलीसाइथेमिया के केस में क्या होता है कि विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया, हमारा आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, पर ये नहीं बढ़ता है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म।
ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देता है, इसको बढ़ने नहीं देता है। तो जो आर्टियल प्रेशर होता है ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल में ये नहीं बढ़ता है, नॉर्मल रहता है, बट सम पर्सन में ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है ये कुछ लिमिट तक काम करता है। अगर हम उस लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे तो ये फेल कर जाएगा, तो फिर उसके कारण हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएंगे। अब हम थर्ड इफेक्ट की बात करें, रूडी कॉम्प्लेक्शन विद द साइनोटिक टिंट टू द स्किन। पॉलीसाइथेमिया के केस में हमारी बॉडी में मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन के साथ साथ कुछ साइनोटिक टिंट आते हैं, मतलब कुछ ब्लूइश अपीयरेंस आता है स्किन में। ऐसा क्यों? अगर नॉर्मली जो कलर ऑफ स्किन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी स्किन के सब पैपिलरी वेनस प्लेक्सस में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमको पता है कि पॉलीसाइथेमिया के केस में ब्लड की क्वांटिटी एज वेल एज विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो स्लोली फ्लो करता है। अब जब ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है तो जब ब्लड कैपिलरी से वेनस प्लेक्सस में जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा, तो ये कैपिलरी में ही जो इसका हीमोग्लोबिन होता है वो लार्ज अमाउंट में वो डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। और जैसा कि हमको पता है कि जो डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन होता है और ब्लू कलर होता है, जिसके कारण हमारी स्किन में कुछ साइनोटिक टिंट अपीयर होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीसाइथेमिया एंड इट्स इफेक्ट